2024 लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 36% वोट मिले हैं, बीजेपी को। उस वक्त अवामी लीग को 37% वोट, 40% वोट मिले थे। सोचिए, 4% ज्यादा। लेकिन जब शेख मुजीबुर रहमान पश्चिमी पाकिस्तान शपथ ग्रहण के लिए जाते हैं तो जुल्फिकार भुट्टो उस वक्त के तत्कालीन सेनापति याहिया खान के साथ मिलकर शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डलवा देता है, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में बवाल शुरू हो जाता है, बगावत शुरू हो जाती है और शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ दिया जाता है। हमने आपको यह कहानी क्यों बताई, इसको इस वक्त से जोड़ते हैं। उस वक्त जब पहली बार शेख हसीना भारत आई थी तो उनके परिवार को, उनके पिता समेत 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस वक्त जो इल्जाम आया था वो तत्कालीन सेना प्रमुख पर आया था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का वहां सिक्का जमने लगा तो सेनापति ने पाकिस्तान के जरिए खालिदा जिया के पति, जो उस वक्त पाकिस्तान के सेना प्रमुख हुआ करते थे, खालिदा जिया के पति, उनको मरवा दिया था। तो खालिदा जिया को लगता है कि शेख हसीना ने ही मेरे पति को मरवाया है और शेख हसीना को लगता है कि खालिदा जिया की वजह से ही मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। तो ये वहां लड़ाई है पीपीपी, पाकिस्तान अवामी लीग के बीच और जमात के बीच, इन दोनों पार्टियों के बीच यही लड़ाई है। और ऐसे में अब पाकिस्तान का वही लोग, उसी पार्टी के लोग अब पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं जिस पाकिस्तान के तत्कालीन सेनापति ने खालिदा जिया के पति को बर्बरता के साथ मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए आज ये कहानी बतानी बेहद जरूरी है। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी पिछले 4 साल से, जो शेख हसीना, वो प्रधानमंत्री चुनी आ रही थी। अब मुद्दे की बात करते हैं। बांग्लादेश के हथियार खरीदने पर भारत का भी ध्यान जाता है। कारण क्या है कि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और इसकी चौथी तरफ बंगाल की खाड़ी है। इससे भारत यह सवाल करने पर मजबूर हो जाता है कि बांग्लादेश की सेना गोला बारूद का इस्तेमाल आखिर कहां करना चाहती है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान बांग्लादेश को गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन इस बार काफी बड़ी तादाद में आपूर्ति होनी है। इस गोला बारूद का इस्तेमाल तोपों में किया जाना है जो 30 मीटर से 35 किलोमीटर तक के बीच के लक्ष्यों को साधने में कायम है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अब आपको ग्राफिक भी दिखाएंगे, की ग्राफिक भी दिखाएंगे आपको। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी पीओएफ बोर्ड के निर्यात प्रभाग ने उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने सभी कारखानों को ऑर्डर की सूची भेज दी है। पीओएफ की ओर से हेवेलियन, संजवाल और गढ़वाल में कई विभागों के प्रबंध निदेशकों को भेजे गए पत्र में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सैन्य निर्यात का विवरण दिया है। निर्यात सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होकर दिसंबर में खत्म होने वाली 3 शिपमेंट में किया जाना है, लेकिन इस बार काफी बड़ी तादाद में आपूर्ति हो रही है। इस गोला बारूद का इस्तेमाल तोपों में किया जाना है जो 30 से 35 किलोमीटर के बीच में लक्ष्य साधने में कायम है। अब हम आपको बताते हैं कि बांग्लादेश क्या साजिश रच रहा है भारत के खिलाफ। आते हैं, देखिए, हम आपको ले चलते हैं कश्मीर की ओर, क्योंकि वहां एक बड़ा मुद्दा है। तस्वीरें आपको साथ के साथ दिखाएंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद नया कश्मीर अब लोकतंत्र के पर्व यानी चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश है जहां लोकतंत्र और सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रहा है। तख्ता पलटकर सत्ता हासिल करने के बाद सरकार और सिस्टम कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात इस्लामी से बैन हटते ही जमात के चीफ ने सीधे भारत को लेकर बयान दिया। इस बयान के साथ यह संदेश दिया गया कि अब बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में भी कट्टरपंथियों की दखल होगी। अब कौन कट्टरपंथी है जिसको कभी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? इंसान कब बदल जाता है पता नहीं चलता। इसके पीछे भी एक कारण है। इनको बांग्लादेश में दरअसल यह हुआ करता था कि जब चुनाव होते हैं बांग्लादेश में, तो उस वक्त जो राष्ट्रपति होता है
सारी पावर उसको दे दी जाती है और उस वक्त इनको राष्ट्रपति बना दिया गया और इन्होंने दोनों को जेल में डलवा दिया, खालिदा जिया को भी और शेख हसीना को भी। इन्हीं साहब, इन्हीं सज्जन ने, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हीं सज्जन ने जेल में दोनों को डलवा दिया और 2 साल राज किया। इन्हीं का हम जिक्र कर रहे हैं। बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना के बाहर होने के बाद वहां की अंतरिम सरकार एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठा रही है। बुधवार को कट्टरपंथी समूह से बैन हटा लिया गया और जमात इस्लामी पर शेख हसीना की तत्कालीन सरकार के वक्त आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का जो आरोप लगा था और इसी के चलते जमात इस्लाम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने अब इस प्रतिबंध को हटा दिया है। यूनुस की अंतरिम सरकार ने कहा कि इसके खिलाफ इन आरोपों को साबित करने में कोई सबूत नहीं है। अब हम आपको ग्राफिक भी दिखाएंगे। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि जमात इस्लामी और उसके सहयोगी संगठनों के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कोई सबूत नहीं पाए गए हैं। जमात इस्लामी साल 2013 के बाद से बांग्लादेश का चुनाव नहीं लड़ सकती थी, लेकिन पार्टी के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि जमात इस्लामी अब अपना रजिस्ट्रेशन बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जमात इस्लाम क्या है। ग्राफिक के जरिए देखिए, हम आपको ग्राफिक भी दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बड़ा सवाल है कि क्या है जमात इस्लाम। भारत विभाजन से पहले 1941 में जमात इस्लाम का गठन हुआ। जमात इस्लामी के संस्थापक सैयद अबुल अला मौदूदी थे। विभाजन के बाद सैयद अबुल अला मौदूदी पाकिस्तान चले गए, जिसके बाद पूर्वी धड़े में से बांग्लादेश जमात इस्लामी का जन्म हुआ। इस पार्टी का मूल मकसद खुदा की सल्तनत स्थापित करना था। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के कैसे करीब आया बांग्लादेश। देखिए अगले ग्राफिक पे दी, बांग्लादेश के संपर्क में कैसे आया ये देखिए। बांग्लादेश के संपर्क में पाकिस्तान आ गया कैसे? क्योंकि बाढ़ से विनाश से निपटने के लिए शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनुस से बात की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर अपनी सहमति जताई। क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि, दक्षिण एशियाई लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री शहबाज ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोहम्मद यूनुस ने उनकी काफी तारीफ की, साथ ही देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान की सराहना